तो दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल का आखिरी पार्ट हमें देखने को मिल चुका है। नज़दीकी सिनेमाघरों में ये रिलीज़ हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका एक तरह से रिव्यू करेंगे, इसकी फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके बारे में आगे मैं डिटेल आपको बताता हूं। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025 की अमेरिकी महाकाव्य एक्शन जासूसी फिल्म है, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने एरिक जेंड्रेसन के साथ मिलकर लिखी पटकथा से किया है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 की अगली कड़ी, यह मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की 8वीं किस्त है। 6-7 टॉम क्रूज, हेले एटवेल, विंग रैम्स, साइमन पेग, हेनरी चेरनी और एंजेला बैसेट ने पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहराई। 8-9 जनवरी 2019 में क्रूज ने घोषणा की कि 7वीं और 8वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों को मैकक्वेरी के साथ मिलकर एक के बाद एक शूट किया जाएगा और दोनों फिल्मों का सहलेखन और निर्देशन किया जाएगा। 8वीं फिल्म की योजनाएं बाद में फरवरी 2021 में बदल गई। इसके तुरंत बाद वापसी करने वाले और नए कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें लॉर्न बाल्फ भी शामिल थे, जिन्होंने फ्रैंचाइज की 2 अन्य फिल्मों के लिए स्कोर तैयार किया था। फाइनल रेकनिंग के लिए स्कोर बनाने के लिए वापस लौटे। हालांकि बाद में बाल्फ ने प्रोडक्शन छोड़ दिया और उनकी जगह उनके लंबे समय के सहयोगी मैक्स अरूज और अल्फी गॉडफ्रे ने ले ली। मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम में फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें माल्टा, दक्षिण अफ्रीका और नॉर्वे सहित अन्य फिल्मांकन स्थान शामिल है। जुलाई 2023 में सैग-एफ्ट्रा हड़ताल के कारण उत्पादन रोक दिया गया था। मार्च 2024 में फिर से शुरू किया गया और नवंबर 2024 में समाप्त हुआ। मूल रूप से मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 शीर्षक वाली फिल्म ने अक्टूबर 2023 में अपना उपशीर्षक हटा दिया और नवंबर 2024 में नए उपशीर्षक की घोषणा की गई। 300 से 400 मिलियन डॉलर के अनुमानित बजट के साथ यह अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। द फाइनल रेकनिंग का विश्व प्रीमियर 5 मई 2025 को टोक्यो में हुआ था। इसे 14 मई को 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित किया गया था और इसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 23 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक आईएमएफ एजेंट एथन हंट और ग्रेस एंटिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले एजेंट गैब्रियल का पीछा करते हैं। इसके बजाय गैब्रियल उन्हें पकड़ लेता है और हंट को डूबे हुए रूसी पनडुब्बी सेवस्तोपोल से कोर मॉड्यूल को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है, जो उसके लिए खरगोश का पैर है, जो उसे एंटिटी के स्रोत कोर पर नियंत्रण देगा। हंट और ग्रेस आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और नए भर्ती पेरिस और थियो डेगास की सहायता से बच निकलते हैं। वे एक उपकरण की खोज करते हैं, जिसका उपयोग गैब्रियल एंटिटी के साथ संवाद करने के लिए करता था, जो हंट को आने वाले परमाणु सर्वनाश का एक दृश्य दिखाता है। हंट को पता चलता है कि एंटिटी को अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक सुरक्षित डिजिटल बंकर तक पहुंच की आवश्यकता है। हंट अपनी टीम को सेवस्तोपोल के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए भेजता है, जबकि वह लूथर स्टिकेल के साथ मिलकर गैब्रियल द्वारा लंदन में लगाए गए परमाणु उपकरण को निष्क्रिय करता है। स्टिकेल ने खुलासा किया कि उसने एंटिटी के लिए पॉइजन पिल नामक एक मैलवेयर विकसित किया था, लेकिन गैब्रियल ने इसे चुरा लिया है। खुद को बलिदान करते हुए स्टिकेल बम को रोकने के लिए पीछे रह जाता है। हंट फिर अमेरिकी राष्ट्रपति एरिका स्लोएन के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो वैश्विक परमाणु प्रणालियों पर एंटिटी के बढ़ते नियंत्रण के कारण सहयोग का आग्रह करती है। वैश्विक हमलों को शुरू करने से केवल 4 दिन पहले, हंट स्लोएन को सीआईए निदेशक यूजीन किटरिच की आपत्तियों के बावजूद सेवस्तोपोल का पता लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मना लेता है। हंट की टीम बेरिंग सागर में सेंट मैथ्यू द्वीप पर जाती है, जो शीत युद्ध के समय के सोनार सरनी का घर है, जिसने सेवस्तोपोल के डूबने का पता लगाया था। वे पूर्व सीआईए विश्लेषक विलियम डोनलो का पता लगाते हैं,
जिन्हें CIA मुख्यालय में सेंधमारी के बाद दशकों पहले द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। बी डोनलो ने खुलासा किया कि उसने सोनार हस्ताक्षर को पहचानने के बाद सेवस्तोपोल के निर्देशांक याद कर लिए थे। जब ग्रेस और डोनलो की पत्नी टेपेसा ने गोलीबारी में रूसी विशेष बलों की एक इकाई को रोक दिया, तो डोनलो ने निर्देशांक टीम को प्रेषित कर दिए। हंट उत्तरी प्रशांत महासागर में विमानवाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश के साथ मिलकर सेवस्तोपोल मलबे की खोज में गोता लगाता है। हंट मॉड्यूल को वापस ले आता है, लेकिन गलती से मलबे को महाद्वीपीय शेल्फ से नीचे खिसका देता है। हंट बाल बच जाता है, चढ़ाई के दौरान डूब जाता है, लेकिन ग्रेस और टेपेसा द्वारा एक अस्थायी डिकम्प्रेशन चैम्बर का उपयोग करके उसे डिकम्प्रेशन बीमारी से बचाया जाता है और पुनर्जीवित किया जाता है। IMF टीम के साथ फिर से जुड़कर हंट ने बाहरी दुनिया से जाल बिछाकर एक भौतिक ड्राइव पर एंटिटी को अपलोड करने और अलग करने के लिए पॉइजन पिल का उपयोग करने की अपनी योजना की रूपरेखा तैयार की। हंट को संदेह है कि गैब्रियल पहले से ही दक्षिण अफ्रीकी बंकर में पॉइजन पिल के साथ इंतजार कर रहा है, जिसका उद्देश्य हंट को मॉड्यूल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करके एंटिटी पर नियंत्रण हासिल करना है। टीम दक्षिण अफ्रीका में बंकर पर पहुंचती है, लेकिन उसे गैब्रियल और उसके सहयोगियों के अलावा अकेला पाती है। वह 20 मिनट की उल्टी गिनती के साथ एक और परमाणु उपकरण प्रकट करता है, मॉड्यूल की मांग करता है। हंट सहमत हो जाता है, लेकिन किटरिज द्वारा हैंडओवर में बाधा उत्पन्न होती है, जो चाहता है कि अमेरिका एंटिटी को नियंत्रित करे। आगामी गोलीबारी में बम सक्रिय हो जाता है और गैब्रियल भाग जाता है, यह जानते हुए कि हंट उसका पीछा करेगा। पेरिस गंभीर रूप से घायल बेंजी पर आपातकालीन सर्जरी करता है, जबकि वह ग्रेस को एंटिटी को फंसाने के लिए बंकर सिस्टम को रिबूट करने के लिए निर्देशित करता है। डोनलो टीम को बम विस्फोट होने से पहले सभी को सुरक्षित रूप से भागने के लिए पर्याप्त समय देता है। हंट एक बाइप्लेन में गैब्रियल का पीछा करता है, हवा में गैब्रियल के विमान पर चढ़ जाता है, और जब गैब्रियल उसे हिलाने में असफल हो जाता है, गैब्रियल पैराशूट के साथ कूद जाता है, लेकिन विमान के पतवार से टकराने के बाद मर जाता है। हंट एक दूसरा पैराशूट ढूंढता है, पॉइजन पिल के साथ भाग निकलता है और इसे मॉड्यूल के साथ जोड़ता है, जिससे ग्रेस अपलोड को पूरा कर पाती है। किटरिज और CIA एजेंट जैस्पर ब्रिग्स एथन को ढूंढते हैं। किटरिज निराश होता है जब एथन सेवस्तोपोल के नष्ट हो चुके मॉड्यूल को उसे सौंप देता है, जबकि ब्रिग्स, जो कि एथन के मूल टीम लीडर जिम फेल्प्स बी के बेटे जेम्स फेल्प्स जूनियर के रूप में सामने आता है, उसके साथ शांति बना लेता है। IMF टीम लंदन में फिर से मिलती है। डाक उत्पादन इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक 7वीं फिल्म से विजुअल इफेक्ट्स का निर्माण करने के लिए लौटता है, जिसमें क्लियर एंगल स्टूडियो और हेलोन एंटरटेनमेंट लीडार, साइबर स्कैनिंग और प्री-विजुअलाइजेशन के अतिरिक्त विक्रेता है। 49-50-51 अक्टूबर 2023 में डेड रेकनिंग पार्ट 2 को फिल्म के उपशीर्षक के रूप में हटा दिया गया था। 52 और नवंबर 2024 में द फाइनल रेकनिंग के रूप में नए उपशीर्षक की पुष्टि की गई थी। 53 संगीत लोर्ने बाल्फ ने मूल रूप से मई 2020 में फिल्म का स्कोर बनाने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 के लिए ऐसा किया था। लेकिन बाद में अप्रैल 2025 में घोषणा की गई कि उन्हें मैक्स अरूज और अल्फी गॉडफ्रे से बदल दिया जाएगा। अरूज ने पहले डेड रेकनिंग के लिए अतिरिक्त संगीत प्रदान किया है और फॉलआउट में तकनीकी स्कोर सहायक के रूप में काम किया है। अरूज और गॉडफ्रे दोनों ने वर्षों से बाल्फ द्वारा बनाए गए कई प्रोजेक्ट्स में संगीत का योगदान दिया है। सेसिल टूर्नेसैक को डेड रेकनिंग के पर्यवेक्षक, संगीत संपादक और स्कोर निर्माता बाल्फ के साथ के रूप में श्रेय दिया गया। 55 मुक्त करना मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का वर्ल्ड प्रीमियर 5 मई 2025 को टोक्यो में हुआ था। यह फिल्म 23 मई को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा निर्धारित नाटकीय रिलीज से पहले 14 मई 2025 को 2025 के कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। 56
57 इसे पहले 5 अगस्त 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 58 लेकिन इसे 4 नवंबर 2022, 59 7 जुलाई 2023, 60 28 जून 2024, 61 और फिर 2023 SAGFTRA हड़ताल के जवाब में वर्तमान तारीख तक टाल दिया गया, जिससे द स्पंजबॉब मूवी सर्च फॉर स्क्वेयरपेंस की मूल रिलीज की तारीख ले ली गई। 62 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, भारत और दक्षिण कोरिया में 17 मई 2025 को रिलीज किया गया। 63 और यूनाइटेड किंगडम में 21 मई 2025 को रिलीज किया जाएगा। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द फाइनल रेकनिंग को लिलो एंड स्टिच के साथ रिलीज किया जाना है और 4 दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में 80-110 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 166 आलोचकों की 81% समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, एक्शन, रनटाइम और स्कोप में शानदार, द फाइनल रेकनिंग एथन हंट के लिए एक भावुक विदाई है जो असंभव के लिए एक विशिष्ट स्वभाव के साथ अपने मिशन को पूरा करती है। 66 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 69 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। भविष्य। जून 2023 में मैकक्वेरी ने फैंडांगो को बताया कि डेड रेकनिंग और द फाइनल रेकनिंग जरूरी नहीं कि श्रृंखला को समाप्त कर दे, और वे भविष्य की किश्तों के लिए विचार विकसित कर रहे थे। 68 जुलाई 2023 में डेड रेकनिंग के प्रचार के दौरान क्रूज ने एथन हंट के रूप में श्रृंखला में आगे की फिल्में बनाना जारी रखने में रुचि व्यक्त की, इसके बावजूद कि दोनों फिल्मों को शुरू में चरित्र को भेजने के रूप में बिल किया गया था, जिसमें हैरिसन फोर्ड ने इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी में अपने शुरुआती 80 के दशक में इंडियाना जोन्स की भूमिका निभाई थी। 12 नवंबर 2024 को पत्रकार जेफ स्नेडर ने बताया कि क्रूज अपने टॉप गन मेवरिक के सहकलाकार ग्लेन पॉवेल को नए लीड के रूप में उनकी जगह ले रहे। धालना। टॉम क्रूज इथन हंट, एक IMF एजेंट और कार्यकर्ताओं की एक टीम का नेता, हेले एटवेल ग्रेस के रूप में एक पूर्व चोर IMF एजेंट और एथन की सहयोगी बन गई। 10 विंग रेम्स लूथर स्टिकेल, एक IMF कंप्यूटर तकनीशियन, एथन का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी टीम का सदस्य। साइमन पेग बेंजी डन, एक IMF तकनीकी क्षेत्र एजेंट और एथन की टीम का सदस्य और करीबी दोस्त। हेनरी चेरनी यूजीन किटरिज, पहली फिल्म में IMF के पूर्व निदेशक जो अब डेड रेकनिंग में CIA के निदेशक है। एंजेला बेसेट एरिका स्लोएन के रूप में पूर्व CIA निदेशक, अब संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति। बेसेट फॉलआउट से लौटती है। एसाई मोरालेस गैब्रियल, एक हत्यारा जिसका संबंध इथन के IMF के समक्ष अतीत से है, जो एंटिटी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पॉम क्लेमेंटिएफ पेरिस, एक फ्रांसीसी हत्यारा जिसे गैब्रियल ने धोखा दिया और जो गैब्रियल को मारने के लिए एथन का सहयोगी बन गया। मैरीला गारिगा मैरी के रूप में एथन और गैब्रियल के अतीत की एक महिला। 11 कैप्टन कोल्टसोव के रूप में पाशाडी लिचनिकॉफ, होल्ट मैककेलेनी सर्लिंग बर्नस्टीन, रक्षा सचिव। जेनेट मैकटीर वाल्टर्स के रूप में निक ऑफरमैन जनरल सिडनी, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष। हन्ना वडिंगम 12-13 रियर एडमिरल नीली के रूप में एक विमान वाहक के प्रमुख। 14 शिया वहिगम जैस्पर ब्रिग्स, जिम फेल्प्स जूनियर के रूप में एक अमेरिकी खुफिया एजेंट जिसे एथन और उसकी टीम का पता लगाने का काम सौंपा गया है। एथन के पूर्व टीम लीडर जिम फेल्प्स का बेटा जो अब उसका दुश्मन बन गया है। 15 ग्रेग टार्जन डेविस थियोडेगास के रूप में एक अमेरिकी खुफिया एजेंट और ब्रिग्स का पूर्व साथी जिसे एथन और उसकी टीम का पता लगाने का काम सौंपा गया था। वह इस फिल्म में एथन की टीम में शामिल होता है। चार्ल्स पार्नेल रिचर्ड्स, DNI और NRO के प्रमुख के रूप में। रॉल्फ सैक्सन विलियम डोनलो के रूप में
एक सीआईए विश्लेषक जिसे आखिरी बार पहली फिल्म में अलास्का में स्थानांतरित होते हुए देखा गया था। 16 टॉमी अर्ल जेनकिंस कर्नल बर्डिक के रूप में, कैटी ओब्रायन 17 कोडियाक के रूप में, मार्क गेटिस एंगस्ट्रॉम एनएसए प्रमुख, त्रामेल टिलमैन कैप्टन ब्लेडोस के रूप में, 18 एक बचाव पनडुब्बी के कमांडर 19, लूसी तुलुगरजुक टेपेसा डोनलो की पत्नी 20, स्टीफन ओयंग पिल्स के रूप में, पनडुब्बी पर सवार एक नौसैनिक सैनिक। 21 उत्पादन विकास 14 जनवरी 2019 को टॉम क्रूज ने घोषणा की कि 7वीं और 8वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों को क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा 23 जुलाई 2021 और 5 अगस्त 2022 को रिलीज के लिए दोनों फिल्मों को लिखने और निर्देशित करने के साथ बैक टू बैक शूट किया जाएगा। 22-23 हालांकि फरवरी 2021 में डेडलाइन हॉलीवुड ने खुलासा किया कि पैरामाउंट ने अब उस योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया है। 24 भलाई सितंबर 2019 में हेले एटवेल और पोम क्लेमेंटिएफ 8वीं किस्त के कलाकारों में शामिल हुए। 25-26 दिसंबर में साइमन पेग ने फिल्म के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की, जबकि शिव हिगम को भी कास्ट किया गया था। 27-28 निकोलस हाउल्ट जनवरी 2020 तक हेनरी कजरनी के साथ कलाकारों में शामिल हो गए, जो डेड रेकनिंग पार्ट 1 से यूजीन किटरिज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 29-30 वैनेसा किर्बी ने भी घोषणा की कि वह दोनों फिल्मों के लिए लौट रही है। 31 हालांकि शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण दोनों फिल्मों के लिए हाउल्ट की जगह ईसाई मोरालेस को लिया गया। 32 जुलाई 2022 में यह बताया गया कि होल्ट मैककलनी कलाकारों में शामिल हो गए। 34 मार्च 2023 में मैकक्वेरी ने हन्नाह वाडिंगम, लूसी तुलुगरजुक और रॉल्फ सेक्सन को कलाकारों में शामिल करने की घोषणा की, जिनमें से बाद वाले ने पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया। 35 मार्च 2024 में कैटी ओब्रायन एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई। 17 अप्रैल 2024 में त्रामेल टिलमैन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया। 18 नवंबर 2024 में यह पता चला कि एंजेला बैसेट सीआईए निदेशक एरिका स्लोएन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 36 फिल्माने फरवरी 2021 में डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि फिल्म को अब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के साथ बैक टू बैक नहीं फिल्माया जाएगा। 24 नवंबर तक मैकक्वेरी फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने की प्रक्रिया में थे। 37-23 मार्च 2022 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने तत्कालीन शीर्षकहीन मिशन इम्पॉसिबल 8 की प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआत की सूचना दी। 38 फिल्मांकन यूके में लोंगक्रॉस स्टूडियो और लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अन्य स्थानों में माल्टा, दक्षिण अफ्रीका और नॉर्वे शामिल थे। दिसंबर 2022 में यूके में फिल्मांकन समाप्त हो गया था। 39 फिर चालक दल विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर फिल्मांकन जारी रखने के लिए इटली के एपुलिया चला गया। 40 2023 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के दौरान एम्पायर पत्रिका के जून 2023 के अंक में मैकक्वेरी के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार उत्पादन को रोक दिया गया था। 41 हालांकि बाद में यह पता चला कि मैकक्वेरी के बयान की यह गलत व्याख्या थी और जारी उत्पादन केवल भाग 1 के प्रचार के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। 42 2023 एसएजीएफटीआरए हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया गया था। 43 फिल्म मार्च 2024 में उत्पादन में लौट आई, हालांकि मई में एक पनडुब्बी की खराबी के कारण इसमें देरी हुई। 45 इंग्लैंड में फिल्मांकन के दौरान क्रूज और मोरालेस को एक हवाई बाइप्लेन से स्टंट करते हुए देखा गया था। 46 जुलाई 2024 में साइमन पेग ने खुलासा किया कि उनके हिस्से के लिए फिल्मांकन समाप्त हो गया था, हालांकि कलाकार और चालक दल रेडियो चुप्पी बनाए हुए थे। 48 नवंबर 2024 तक उत्पादन समाप्त हो गया था और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में थी। हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि उत्पादन में देरी के कारण बजट $400 मिलियन के करीब पहुंच गया था।
2013 में सिंगर के साथ मैकक्वेरी की चौथी सहयोग वाली फिल्म जैक द जायंट स्लेयर रिलीज हुई, जिसे मैकक्वेरी ने सहलिखा था। आलोचनात्मक समीक्षा मिलीजुली थी और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसने अनुमानित $240 मिलियन बजट प्रचार को छोड़कर के मुकाबले केवल $198 मिलियन की कमाई की। 24-25 मैकक्वेरी ने जापानी उपन्यास ऑल यू नीड इज किल पर आधारित जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ के साथ 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर एज ऑफ टुमारो का सहलेखन किया। जबकि फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और केवल $28.8 मिलियन की कमाई की, इसे मजबूत समीक्षा मिली और यह एक वर्डऑफ हिट बन गई। 2014 वर्तमान मिशन असंभव और अधिक। मैकक्वेरी ने 2015 में निर्देशक के रूप में अपनी तीसरी फीचर फिल्म पूरी की। मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला में पांचवीं प्रविष्टि, जिसे उन्होंने ड्रू पियर्स के साथ मिलकर लिखा था। इसे मजबूत समीक्षा मिली। उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई हुई और 2015 की सर्वश्रेष्ठ एक्शन एडवेंचर मूवी के लिए गोल्डन टोमेटो जीता। मैकक्वेरी, केनेथ आर. व्हाइटसेल, टॉम क्रूज, जोसेफ कोसिंस्की और जेरी ब्रुकहाइमर नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में टॉप गन मैवरिक के प्रीमियर पर। अक्टूबर 2015 तक मैकक्वेरी ने दुष्ट वन ए स्टार वार्स स्टोरी का पुनर्लेखन पूरा कर लिया और कहानी को कसने में 2 सप्ताह बिताए। 26 मैकक्वेरी और पटकथा लेखक डायलन कुसमैन को टॉम क्रूज द्वारा द ममी के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए कमीशन दिया गया था। 27 नवंबर 2015 में मैकक्वेरी ने पुष्टि की कि वह छठी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए वापस आएंगे, टॉम क्रूज के साथ उनका तीसरा निर्देशन सहयोग। 28 मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट शीर्षक वाली यह फिल्म 27 जुलाई 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से मजबूत समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $791 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो फ्रैंचाइजी का सबसे अधिक कमाई करने वाला शीर्षक बन गया। 29 मैकक्वेरी ने फॉलआउट पर सुपरमैन अभिनेता हेनरी कैविल के साथ काम करने के बाद मैन ऑफ स्टील की अगली कड़ी की पेशकश की, जो मैकक्वेरी द्वारा प्रस्तावित ग्रीन लैंटर्न फिल्म से जुड़ी होती। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने दोनों विचारों को खारिज कर दिया। 30 मैकक्वेरी और क्रूज ने टॉप गन मैवरिक पर फिर से सहयोग किया, जिसके लिए मैकक्वेरी ने पटकथा लिखी और फिल्म का निर्माण किया। 31 शुरुआत में फ्रैंचाइजी में वापसी को लेकर हिचकिचाहट के साथ 32 मैकक्वेरी ने जनवरी 2019 में मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग लिखने और निर्देशित करने के लिए एक डील को अंतिम रूप दिया। डेड रेकनिंग पार्ट 1 12 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया, जबकि द फाइनल रेकनिंग 23 मई 2025 को रिलीज होने वाली है। 33 34 35 बाद की रिलीज से पहले मैकक्वेरी को 2025 सिनेमाकॉन में डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उन्हें टॉम क्रूज द्वारा प्रदान किया गया था। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, जन्म 25 अक्टूबर 1968, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता है। उन्हें नियोनोयर मिस्ट्री फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 के लिए बाफ्टा अवार्ड, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। उन्होंने क्राइम थ्रिलर फिल्म द वे ऑफ द गन 2000 से निर्देशन में पदार्पण किया। मैकक्वेरी टॉम क्रूज के लगातार सहयोगी है। उन्होंने एक्शन फिल्में जैक रीचर 2012 लिखी और निर्देशित की है, साथ ही मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज की 4 किस्तें दुष्ट राष्ट्र 2015, फॉलआउट 2018, डेड रेकनिंग 2023 और हाल ही में रिलीज हुई द फाइनल रेकनिंग 2025, घोस्ट प्रोटोकॉल 2011 पर बिना क्रेडिट के पुनर्लेखन के अलावा। वह क्रूज फिल्मों वाल्किरी 2008, एज ऑफ टुमारो 2014, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, द ममी 2017 और टॉप गन मैवरिक 2022 की लेखन और या निर्माण टीम का भी हिस्सा थे,
जिनमें से अंतिम को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ चित्र। प्रारंभिक जीवन। मैकक्वेरी का जन्म प्रिंसटन, न्यू जर्सी में हुआ था। 1986 में वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल साउथ से स्नातक होने के बाद 3 उन्होंने पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्राइस्ट चर्च ग्रामर स्कूल में सहायक के रूप में काम किया। 2013 में याद करते हुए, मुझे एक अंतरिम कार्यक्रम की पेशकश की गई थी। मैंने एक जगह चुनी और क्राइस्ट चर्च ग्रामर स्कूल में आ गया। मैं स्कूल में रहता था और बोर्डिंग स्कूल में काम करता था, हालांकि मैंने बहुत कम काम किया। 4-9 महीने बाद निकाल दिया गया। मैंने 3 महीने तक लिफ्ट ली, घर आया, लगभग 1 महीने तक इधर-उधर खटखटाया और फिर तुरंत इस जासूसी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैकक्वेरी ने न्यू जर्सी के एक मूवी थिएटर में 4 साल तक सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम किया। चूंकि थिएटर एक हिंसक इलाके में था, इसलिए उन्हें अक्सर कमरे के पीछे खड़े होकर दर्शकों पर नजर रखने का काम सौंपा जाता था, ताकि वे फिल्म देखते समय किसी तरह की लड़ाई न करें। उन्होंने इस अनुभव को अपने फिल्म स्कूल और अब तक का सबसे शैक्षिक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें दर्शकों की फिल्म के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में सहज समझ विकसित करने में मदद मिली। 6-7 आजीविका। 1993 से 2000 शुरुआती फिल्में और ऑस्कर जीत। मैकक्वेरी की पहली फीचर फिल्म 1993 की थ्रिलर पब्लिक एक्सेस थी, जिसका निर्देशन ब्रायन सिंगर ने किया था। इसने ड्यूविल अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स अवार्ड जीता और सनडांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड जूरी पुरस्कार साझा किया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं किया गया था। 8 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर इसे 58% की स्वीकृति रेटिंग मिली। 9 मैकक्वेरी ने द उजुअल सस्पेक्ट्स 1995 लिखा, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश और अमेरिकन एकेडमी अवार्ड्स के साथ-साथ प्रीमियर मैगजीन, टेक्सास बोर्ड ऑफ रिव्यू और शिकागो क्रिटिक्स के साथ-साथ एडगर अवार्ड और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला। बाद में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स की अब तक की 1000 महानतम फिल्मों की सूची में शामिल किया गया और चरित्र वर्बल किंड को AFI की सभी समय के 100 महानतम नायकों और खलनायकों की सूची में शामिल किया गया। 2006 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने 101 महानतम पटकथाओं की अपनी सूची में द उजुअल सस्पेक्ट्स को 35 वोट दिया। सिंगर के साथ अपने तीसरे सहयोग में मैकक्वेरी ने एक्समेन पर एक व्यापक पुनर्लेखन किया। 2000 में मैकक्वेरी ने द वे ऑफ द गन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो एक आधुनिक समय की पश्चिमी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी थी। इसमें बेनिसियो डेल टोरो, रयान फिलिप, टाय डिग्स और जेम्स कान ने अभिनय किया था। 8.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली इस फिल्म 11 को मिश्रित समीक्षाएं मिली 12 और इसने दुनिया भर में 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 11 2008 से 2013 आगे लेखन, निर्माण। मैकक्वेरी की पहली मुलाकात उनके लगातार सहयोगी टॉम क्रूज से हुई, जब उन्होंने क्रूज वैगन प्रोडक्शंस के माध्यम से अभिनेता से मुलाकात की मांग की। उम्मीद थी कि वह अपने कर्ज का भुगतान करने और फिल्म उद्योग से बाहर निकलने के लिए एक पटकथा को उतार सके। 13-14 नाथन अलेक्जेंडर के साथ सहलिखित यह पटकथा बाद में वाल्किरी में बदल गई, जो 25 दिसंबर 2008 को खुली और यह पहली फिल्म भी होगी जहां मैकक्वेरी ने निर्माता के रूप में काम किया। यह फिल्म एडोल्फ हिटलर की हत्या की वास्तविक 20 जुलाई 1944 की साजिश पर आधारित है। पटकथा पर शोध करते समय लेखकों की पहुंच स्टॉफेनबर्ग परिवार के सदस्यों तक थी। फैबियन वॉन श्लेब्रेंडोर्फ द्वारा लिखी गई एक किताब से परामर्श किया, जो एक साजिशकर्ता था जो बच गया था। 15 और हिटलर के जीवित अंगरक्षक से बात की। उद्धरण वांछित ब्रायन सिंगर द्वारा निर्देशित फिल्म को BMI फिल्म संगीत पुरस्कार और साहस के लिए बाम्बी पुरस्कार मिला। 16 हालांकि मैकक्वेरी ने शुरुआत में फिल्म के लिए केवल इसके संबंधित वेतन वृद्धि के लिए एक निर्माण क्रेडिट लिया था, लेकिन उन्होंने पाउला वैगन के साथ बातचीत के बाद खुद को इसके निर्माण में पूरी तरह से शामिल करने का फैसला किया, जिसके कारण उन्होंने व्यवसाय छोड़ने का फैसला किया। इस बातचीत में
मैकक्वेरी को वैगन से क्रूज के प्राथमिक रचनात्मक भागीदार होने की बागडोर मिली, क्योंकि वह यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ अपनी बढ़ती प्रतिबद्धताओं के कारण अब भूमिका नहीं निभा सकती थी। 2009 में मैकक्वेरी को तत्कालीन शीर्षकहीन द वुल्वरिन की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 17 उन्होंने जूलियन फेलोस, जेफरी नचमनॉफ और निर्देशक फ्लोरियन हेनकेल वॉन डोनर स्मारक के साथ 2010 की फिल्म द टूरिस्ट का सहलेखन भी किया। इसमें जॉनी डेप और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया और इसने दुनिया भर में 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 18 इसे 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन और कई अन्य पुरस्कार मिले, उनमें से 2011 के सबसे अधिक किराए पर लिए गए नाटक के लिए रेड बॉक्स मूवी अवार्ड भी शामिल है। 19 इसके बाद मैकक्वेरी ने 2011 की एक्शन जासूसी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के निर्माण के दौरान बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया। 20 जैक रीचर के प्रीमियर पर मैकक्वेरी। 2011 में मैकक्वेरी ने अपनी दूसरी फीचर फिल्म जैक रीचर का निर्देशन किया, जो ली चाइल्ड द्वारा 21 जैक रीचर उपन्यासों की श्रृंखला में 9वीं फिल्म वन शॉट का रूपांतरण थी। फिल्मांकन 3 अक्टूबर 2011 को पिट्सबर्ग महानगरीय क्षेत्र में शुरू हुआ और जनवरी 2012 के अंत तक जारी रहा। फिल्म दिसंबर 2012 में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी। 21-2012 में ध्रुव गोडार्ड और डेमन लिंडेलोफ के फिल्म छोड़ने के बाद मैकक्वेरी ने वर्ल्ड वॉर जेड की पटकथा को फिर से लिखने के लिए कदम बढ़ाया। एरिक जेंड्रेसन, जन्म 22 दिसंबर 1959, एक अमेरिकी लेखक, नाटककार, पटकथा लेखक और नाटकों, टेलीविजन और फिल्म के निर्माता है। एक पिछली परियोजनाओं में एचबीओ मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स, स्टीवन स्पीलबर्ग और टॉम हैंक्स द्वारा निर्मित कार्यकारी किलिंग लिंकन, नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए टोनी और रिडले स्कॉट के साथ सहनिर्मित फ्रांसिस फोर्ड कोपोला फिल्म द कन्वर्सेशन, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी के साथ पर आधारित एक श्रृंखला द पोनी एक्सप्रेस, रॉबर्ट डुवेल के साथ ग्रेगरी मैग्विरे के उपन्यास विक द एबीसी का 8 घंटे का रूपांतरण, 8 घंटे की मिनी सीरीज मैजेस्टिक 12 और द कमांड संयुक्त विशेष अभियान कमांड एफआईसी की दुनिया में स्थापित एक श्रृंखला। आजीविका 2001 में एचबीओ के लिए समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स के सहनिर्माता, मुख्य लेखक और पर्यवेक्षक निर्माता के रूप में जेनरेसन उस वर्ष के उत्कृष्ट मिनी सीरीज के लिए एमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक थे, जिसे उन्होंने टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ साझा किया था। जेनरेसन ने उस शो के लिए मिनी सीरीज, मूवी या ड्रामेटिक स्पेशल के लिए उत्कृष्ट लेखन की श्रेणी में एमी नामांकन भी साझा किया। इस शो के परिणामस्वरूप बेस्ट मिनी सीरीज या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और पीबॉडी अवार्ड सहित 20 अन्य पुरस्कार भी मिले। फिल्म के लिए एक लेखक निर्माता के रूप में उनकी वर्तमान परियोजनाओं में द मैरिनर, फॉक्स के लिए क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा निर्देशित मिशन, ब्लैकलिस्ट, रोड्रिगो कोर्टेज द्वारा निर्देशित सेंट एक्स, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा निर्देशित अलोफ्ट, रॉबर्ट रेडफोर्ड अभिनीत सोलो, एंटोनियो बैंडेरस द्वारा निर्देशित और वाल्टर टेविस की द मैन हू फेल टू अर्थ का रूपांतरण डेविड स्लेड द्वारा निर्देशित शामिल है। पहले की फिल्म परियोजनाओं में स्टार ट्रेक, द बिगिनिंग, पैरामाउंट, सबलाइम, जिसमें टॉम कैवानाग और कैथलीन यॉर्क, ओटिस एंड द बिग बैंग, एंटोनियो बैंडेरस और सैम इलियट अभिनीत, और इथाका विलियम सरोयान की द ह्यूमन कॉमेडी का रूपांतरण मेग रयान द्वारा निर्देशित। एक लेखक, निर्माता और टेलीविजन के लिए शोरूनर के रूप में उनकी वर्तमान परियोजनाओं में शामिल है स्पेशल 1960 के दशक के वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं पर आधारित एक श्रृंखला नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए मार्टी नोक्सन के साथ, फ्रांसीसी विदेशी सेना की कहानियों पर आधारित एक श्रृंखला थॉमस बिडेगेन और दिमित्री रसम के साथ, द वॉर, 20वीं सदी के अंतहीन परस्पर संघर्षों के बारे में 5 सीजन की श्रृंखला क्रिस्टोफर मैकक्वेरी के साथ, द 43 द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिश पूर्व सैनिकों द्वारा अपनी धरती पर फांसीवाद से लड़ने के बारे में 6 घंटे की मिनी श्रृंखला BBC NBC, ए कलर्ड मैन्स रिमिनिसेंस, जेम्स मैडिसन के गुलाम पॉल जेनिंग्स की कहानी को बयां करने वाली 8 घंटे की मिनी श्रृंखला
टाइगर विलियम्स और रोड्रिगो गार्सिया के साथ रॉकेटमैन, वर्नर वॉन ब्रॉन और उन लोगों के बारे में 10 घंटे की लघु श्रृंखला, जिन्होंने हमें चंद्रमा और उससे आगे तक पहुंचाया, क्लाइंब टू कॉन्कर। द्वितीय विश्व युद्ध में 10वें माउंटेन डिवीजन के बारे में 10 घंटे की लघु श्रृंखला, वाइल्डवुड के साथ, और शॉट ऑल टू हेल, जेम्स एंगर गैंग और नॉर्थफील्ड, मिनेसोटा, छापे के बारे में 4 घंटे की लघु श्रृंखला, TNT। जेनरेसन ने कई किताबें भी लिखी है, जिनमें से कई पेरू और अमेजन बेसिन के सामाजिक नृविज्ञान से संबंधित है, जिनमें डांस ऑफ द फोर विंड्स और इसका सीक्वल, आइलैंड ऑफ द सन, दोनों अल्बर्टो विलोल्डो के जर्नल पर आधारित और उनके साथ सहलिखित, और बच्चों की किताब द फर्स्ट स्टोरी एवर टोल्ड विलोल्डो के साथ भी शामिल है। हनुमान, जोशुआ एम. ग्रीन और ली मिंग के साथ रामायण के एक हिस्से का बच्चों के लिए पुनर्कथन है। जेनरेसन वर्तमान में निर्देशक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी के साथ मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, मूल रूप से डेड रेकनिंग पार्ट 2 का सहलेखन कर रहे हैं। मैकक्वेरी और जेनरेसन टॉम क्रूज के साथ एक अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म पर भी काम कर रहे हैं, जिसे मैकक्वेरी ने मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों की तुलना में जटिल बताया, और कुछ ऐसा जिसके बारे में हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं। यह टॉम को आप जो करते हुए देखते हैं उससे बहुत अलग है। 2 ने एक साथ वर्तमान थिएटर में वापसी और मिशन इम्पॉसिबल। एटवेल ने BBC 1 की 2017 से 2018 की मिनीसीरीज हॉवर्ड्स एंड में मार्गरेट श्लेगल के रूप में अभिनय किया, जो क्लासिक E.M. फोर्स्टर उपन्यास पर आधारित है और नाटककार केनेथ लोनेर्गन द्वारा रूपांतरित है। 2018 में उन्होंने मार्क फोर्स्टर द्वारा निर्देशित और इवान मैकग्रेगर के साथ सहअभिनीत डिज्नी की लाइव एक्शन विनीत पू फिल्म क्रिस्टोफर रॉबिन में टाइटैनिक चरित्र की पत्नी एवलिन रॉबिन की भूमिका निभाई। 49 एटवेल 2018 में हेम्पस्टेड थिएटर में ड्राई पाउडर में मंच पर लॉटीन और बाद में डॉनमार वेयरहाउस में जोसी राउर्क के मेजर फॉर मेजर में जैक लोवेन के साथ दिखाई दी। 51 प्रोडक्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। द डेली टेलीग्राफ ने कहा कि यह खूबसूरती से मंचित और विशेषज्ञ रूप से प्रदर्शित किया गया था। 52 सकारात्मक स्वागत के परिणामस्वरूप नाटक का प्रदर्शन बढ़ाया गया। 2019 में एटवेल ने एंड्रिया लेवी के उपन्यास द लॉन्ग सॉन्ग के 3 भाग के BBC रूपांतरण में तमारा लोरेंस के साथ अभिनय किया, जो 19वीं शताब्दी के जमैका में एक चीनी बागान पर एक दास के बारे में था। 53, 54, 55 उन्होंने एवेंजर्स एंडगेम में पैगी कार्टर की भूमिका को भी दोहराया। सितंबर 2019 में यह घोषणा की गई कि एटवेल मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में अभिनय करेंगे, दोनों क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा निर्देशित और क्रमशः 2023 और 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 56 2020 में एटवेल ने पॉडकास्ट श्रृंखला ट्रू स्पाइस की मेजबानी शुरू की। 58 2022 में एटवेल फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज और द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पैगी कार्टर, कैप्टन कार्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी। उसी वर्ष उन्होंने अपने स्वयं के कार्यक्रम हेले सेलेक्स के हिस्से के रूप में पिक्चर हाउस एम्बेसडर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में द पिक्चर हाउस के साथ भागीदारी की। दिसंबर 2024 में यह पता चला कि उन्हें एवेंजर्स डूम्सरे में पैगी कार्टर की भूमिका को फिर से निभाने के लिए चुना गया था, जिसे 1 मई 2026 को रिलीज किया जाना था। 60 सार्वजनिक छवि। द गार्जियन के लिए लिखने वाली पत्रकार एमिन सैनर द्वारा पीरियड ड्रामा की रानी के रूप में वर्णित एटवेल को निर्देशकों द्वारा उनके द्वारा स्थापित पेशेवर उदाहरण और पीरियड ड्रामा फिल्मों और टेलीविजन शो में उनके काम के लिए प्रशंसा मिली है। 61 एटवेल को मेजर बारबरा 2009 में उनके काम के लिए इयान चार्ल्सन प्रशंसा पत्र मिला और उन्हें 3 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिले। पहले ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज 2009 में उनके काम के लिए, 62 फिर 2011 में द प्राइड के पुनरुद्धार में उनके काम के लिए, और फिर 2020 में रोसमर होम में रेबेका वेस्ट के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए।
तिरसप एटवेल को द प्राइड में उनकी भूमिका के लिए वहाट्स ऑन स्टेज पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। व्यक्तिगत जीवन 2010 में एटवेल लंदन में एक फ्लैट में रहती थी। 2015 तक एजेंट कार्टर के निर्माण के करीब रहने के लिए लॉस एंजिल्स में उनके पास छिटपुट 6 महीने के कार्यकाल थे। पैंसप हालांकि उन्होंने अभी भी लंदन में अपना निजी घर बरकरार रखा है। एटवेल ने 2022 में संगीत निर्माता नेड वोल्फगैंग केली के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 6 अप्रैल 2023 में उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की। सरसप एटवेल ने 2024 में अपने बच्चे को जन्म दिया। अरसप 2025 तक परिवार दक्षिण पश्चिम लंदन में रहता है। 2010 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के फिल्मांकन के दौरान एटवेल ने ओपन यूनिवर्सिटी में कला इतिहास और हाइकू में 3 महीने का कोर्स किया। पैंसप एटवेल एक वीडियो गेम उत्साही है। 70 अक्टूबर 2017 में हार्वे वीनस्टीन के खिलाफ आरोपों के समय एक कहानी सामने आई कि 2007 में ब्राइडसहेड रिविजिटेड के फिल्मांकन के दौरान वीनस्टीन ने एटवेल से कहा था कि वह स्क्रीन पर एक मोटी सुअर की तरह दिखती है और उसे कम खाना चाहिए। 71 एटवेल ने बाद में कहा कि वीनस्टीन से जुड़े किसी व्यक्ति ने उसे फ्लैपर की तरह दिखने के लिए वजन कम करने का सुझाव दिया था। उसने यह भी कहा कि वह नहीं मानती कि वीनस्टीन एक सेक्स एडिक्ट था, बल्कि एक शिकारी था जिसे महिलाओं को परेशान करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। 72 2015 में एक साक्षात्कार में एटवेल ने चर्चा की कि कैसे पेगी कार्टर के रूप में उनकी भूमिका ने उनके ट्विटर अनुयायियों को एक जर्मन पत्रिका के कवर पर उनकी छवि को डिजिटल रूप से बदलने के बारे में हाल ही में किए गए ट्वीट को प्रभावित किया। जब उनके पेज पर एक आगंतुक ने उनसे पूछा, आप इतनी सुंदर क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इतनी फोटोशॉप क्यों हूँ। साक्षात्कार में एटवेल ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि युवा लड़कियां समझे कि फोटोशॉप क्या है। अब जब मैं पेगी की भूमिका निभा रही हूं, तो मुझे एक निश्चित मात्रा में जिम्मेदारी महसूस होती है। 73 2016 में एटवेल ने ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव दोनों से बहुत प्रभावित महसूस करने का वर्णन किया, जेनोफोबिया और महिलाओं के प्रति द्वेष के अंधेरे अंडरबेली पर बोलते हुए। 74 अन्य ब्रिटिश अभिनेताओं के साथ एटवेल अमेरिका में 2023 सैगेफ्ट्रा हड़ताल के समर्थन में लंदन में एक प्रदर्शन में शामिल हुई। 75 समानता अधिनियम में महिला की परिभाषा पर अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद EHRC मार्गदर्शन के जवाब में एटवेल 1000 से अधिक फिल्म और टेलीविजन पेशेवरों में से एक थी जिन्होंने ट्रांस, नॉन-बाइनरी और इंटरसेक्स समुदायों के साथ एकजुटता का संकल्प लेते हुए और दोनों कार्यों की निंदा करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। हेले एलिजाबेथ एटवेल, जन्म 5 अप्रैल 1982, एक अंग्रेजी और अमेरिकी अभिनेत्री है। विभिन्न वेस्ट एंड प्रोडक्शन में काम करने के बाद एटवेल ने पीरियड ड्रामा में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिसमें ब्राइडसहेड रिविजिटेड 2008, द डचेस 2008 और मिनी सीरीज द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010 शामिल है। बाद की 2 फिल्मों के लिए उन्हें क्रमशः ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में एजेंट पैगी कार्टर की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि में आई। इस भूमिका को उन्होंने बाद में ABC टेलीविजन श्रृंखला एजेंट कार्टर 2015 से 2016 जैसी प्रस्तुतियों में दोहराया। एटवेल ने फंतासी फिल्मों सिंड्रेला 2015, क्रिस्टोफर रॉबिन 2018 और पीटर रैबिट 2 द रनअवे 2021 में भी अभिनय किया और एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग 2023 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025 में प्रमुख भूमिका निभाई। मंच पर अपने काम के लिए एटवेल को द प्राइड 2013 और रोसमरशोलम 2020 में उनके प्रमुख प्रदर्शनों के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक जीवन। हेले एलिजाबेथ एटवेल का जन्म 5 अप्रैल 1982 को लंदन में हुआ था। वे एलिसन कैन, जो अंग्रेज है,
और ग्रांट एटवेल कैंसस सिटी, मिसौरी, यूएस के एक अमेरिकी फोटोग्राफर की इकलौती संतान है। 3-4-5 एटवेल के पास दोहरी नागरिकता है। 6. लंदन में साइन मैनिंग रोमन कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने लंदन ऑरेटरी स्कूल से ए लेवल की पढ़ाई की। 7. एटवेल ने अपने पिता के साथ यात्रा करने और एक कास्टिंग निर्देशक के लिए काम करने के लिए 2 साल की छुट्टी ली। इसके बाद उन्होंने गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में दाखिला लिया। 8-9 जहां उन्होंने 3 साल तक प्रशिक्षण लिया। 2005 में अभिनय में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक किया। 1. आजीविका 2005 से 2009 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। एटवेल ने लंदन के साउंड थिएटर में प्रोमेथियस बाउंड 2005 में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जीउस द्वारा निर्वासित एक युवती आयो का किरदार निभाया। 10. उनकी भूमिका को ब्रिटिश थिएटर गाइड के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। उन्होंने लिखा कि वह हमें एक पल के लिए भी अपने हाथों पर पट्टी बांधकर हंसी के बिना पीड़ा का जवाब देने के लिए मजबूर करती है। 11. 2006 में उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में वीमेन बिवेयर वीमेन में नायक की पत्नी बियांका के रूप में अभिनय किया। 12. द गार्जियन ने सही मोहक सुंदरता को पेश करने के लिए एटवेल की प्रशंसा की। 13. एटवेल 2007 से 2008 तक रॉयल नेशनल थिएटर में 2 प्रस्तुतियों में दिखाई दी। दोनों का निर्देशन निकोलस हाइटन ने किया था, मैन ऑफ मोड और मेजर बारबरा। 14. पूर्व में उन्होंने सोहो पीआर कार्यकर्ता बेलिंडा का किरदार निभाया था और बाद के लिए उन्हें इयान चार्ल्सन कमेंडेशन मिला। 15. एटवेल ने फिल्म भूमिकाओं में बदलाव किया और उनकी पहली प्रमुख भूमिका वुडी एलेन की 2007 की फिल्म कैसांद्रा ड्रीम में आई, जिसमें उन्होंने स्टेज अभिनेत्री एंजेला स्टार्क की भूमिका निभाई। 16. 2008 में वह द डचेस में भी दिखाई दी, जिसने उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन दिलाया। 17. उस वर्ष के अंत में एटवेल मीरामैक्स फिल्म ब्राइडसहेड रिविजिटेड में दिखाई दी। 18. 2009 में एटवेल ने लिंडसे पॉसनर की ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज में एक परेशान घर में गोद ली गई भतीजी कैथरीन के रूप में वेस्ट एंड की शुरुआत की। 19. वैरायटी ने उन्हें आदर्श ताजगी और लड़कियों जैसा व्यवहार रखने के लिए प्रशंसा की, जबकि अभी भी अनियंत्रित क्रोध में बदलने में सक्षम है। उनके प्रदर्शन को बाद में ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 20. 19 बाद में वर्ष में एटवेल एएमसी टेलीविजन की नवंबर 2009 की मिनिसीरीज द प्रिजन में 415 फीट के रूप में दिखाई दी, जो इसी नाम से 1967 से 68 की सीरीज की रीमेक थी। 21. 22. 2010 से 2016 स्थापित अभिनेत्री और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। 2013 में 66वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में एटवेल। 2010 में एटवेल चैनल 4 के विलियम बॉयड के एनी ह्यूमन हार्ट के रूपांतरण में दिखाई दी और बाद में उसी वर्ष केन फॉलेट की मिनी सीरीज पिलर्स ऑफ द अर्थ में, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 23-24 अप्रैल 2010 में एटवेल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैप्टन अमेरिका के बारे में एक आगामी फिल्म में प्रेम रुचि के रूप में लिया गया था। 25 उन्होंने पहली बार 2011 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में पैगी कार्टर के रूप में अभिनय किया। 26 एमटीवी नेटवर्क्स के nextmovie.com ने उन्हें 2011 में देखने लायक ब्रेकआउट स्टार्स में से एक नामित किया। 27 उन्होंने 2011 के वीडियो गेम कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर में कार्टर की आवाज भी दी। 28 थिएटर से एक छोटे से ब्रेक के बाद एटवेल ने बाद में एलेक्सी के कैंपबेल के 2011 के प्रोडक्शन द फेथ मशीन में अभिनय किया, जिसका निर्देशन रॉयल कोर्ट थिएटर में जेमी लॉयड ने किया था। 29-30 2013 में एटवेल ने विलियम बॉयड के जासूसी उपन्यास रेस्टलेस के BBC 2 के रूपांतरण में अभिनय किया। 31-32 उसी वर्ष फरवरी में
उन्होंने चार्ली ब्रूकर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान कथा टेलीविजन श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड बी राइट बैक में भी अभिनय किया। 33 एटवेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना। 34-35 उसी वर्ष एटवेल ने ट्राफल्गर स्टूडियो में द प्राइड के पुनरुद्धार में एलेक्सी के कैंपबेल और जेमी लोयड के साथ फिर से काम किया। 36 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा ओलिवियर पुरस्कार नामांकन दिलाया। 36 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एटवेल 2014 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 38-39 के लिए मार्वल में लौट आईं और 2015 की फिल्मों एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एंटमैन में भी नजर आई। कार्टर के रूप में वह एबीसी टेलीविजन शो एजेंट्स ऑफ शील्ड के 2 एपिसोड में और एजेंट कार्टर में मुख्य भूमिका में दिखाई दीं, जो 2015 से 2016 तक प्रसारित हुआ। 40 एजेंट कार्टर को 12 मई 2016 को एबीसी द्वारा रद्द कर दिया गया था। 41 उन्होंने लेगो मार्वल के एवेंजर्स 42 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कार्टर की आवाज भी दी। 43 2015 में एटवेल ने केनेथ ब्रानक द्वारा निर्देशित डिज्नी की सिंड्रेला के लाइव एक्शन रूपांतरण में सिंड्रेला की मां की भूमिका निभाई। 44 फरवरी 2016 में एटवेल को एबीसी सीरीज कन्विक्शन में कास्ट किया गया था। 45 इस सीरीज ने अक्टूबर 2016 और जनवरी 2017 के बीच 13 एपिसोड प्रसारित किए। मई 2017 में एबीसी ने घोषणा की कि इसे रद्द कर दिया गया था। इरविंग रामेसेस रेम्स रेम्स जन्म 12 मई 1959, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज 1996 वर्तमान में आईएमएफ एजेंट लूथर स्टिकेल और पल्प फिक्शन 1994 में क्राइम बॉस मार्सेलस वालेस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेम्स का जन्म और पालनपोषण न्यूयॉर्क शहर के हार्लेम में हुआ था। उनका नाम एनबीसी पत्रकार इरविंग आर. लेविन के नाम पर इरविंग रखा गया था। 2. रेम्स ने न्यूयॉर्क के हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अभिनय के प्रति अपना प्यार विकसित किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने सनी परचेज में ड्रामा का अध्ययन किया, जहां साथी अभिनय छात्र स्टेनली टुकी ने उन्हें अपना उपनाम विंग दिया। रेम्स बाद में जुइलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन ग्रुप 12 1979 से 1983 में स्थानांतरित हो गए। 3 जहां उन्होंने 1983 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 4. आजीविका। रेम्स पहली बार ब्रॉडवे पर 1984 में द वॉयेज ऑफ विंटर नाटक में नजर आए। उन्होंने वेस क्रेवन की द पीपल अंडर द स्टेयर्स 1991 में लेरॉय के रूप में फिल्म में शुरुआत की। डेव 1993 में सीक्रेट सर्विस एजेंट डुआने स्टीवेंसन के रूप में केविन क्लाइन की देखरेख की और पल्प फिक्शन 1994 में मार्सेलस वालेस की भूमिका निभाई। उन्होंने आउट ऑफ साइट 1998 में बडी ब्रैग की भूमिका भी निभाई। रेम्स ने टीवी मेडिकल ड्रामा ईआर में डॉ. पीटर बेंटन के बहनोई की भूमिका निभाई। यह एक आवर्ती भूमिका थी जिसे उन्होंने 3 सीजन तक निभाया। उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की मिशन इम्पॉसिबल 1996 में टॉम क्रूज के साथ बेहतरीन कंप्यूटर हैकर लूथर स्टिकेल की भूमिका निभाई। 1997 में रेम्स ने लोकप्रिय फिल्म कॉन एयर में नाथन डायमंड डॉग जोन्स और आइस क्यूब फिल्म डेंजरस ग्राउंड में मुकी का किरदार निभाया। 1998 में एचबीओ के डॉन किंग ओनली इन अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए रेम्स ने गोल्डन ग्लोब जीता। समारोह में उन्होंने अपने साथी नामांकित जैक लेमन को यह कहते हुए पुरस्कार दिया, मुझे लगता है कि एक कलाकार होने का मतलब देना है और मैं यह आपको देना चाहता हूँ। लेमन स्पष्ट रूप से इस भाव से प्रभावित थे क्योंकि सेलिब्रिटी दर्शकों ने लेमन को खड़े होकर तालियां बजाई। लेमन, जिन्होंने रेम्स को पुरस्कार वापस देने का असफल प्रयास किया, ने कहा कि यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे अच्छा, सबसे मधुर क्षण था। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने बाद में घोषणा की कि वे रेम्स के लिए
एक डुप्लीकेट पुरस्कार तैयार करेंगे। वह क्षण के 101 ऑसम मोमेंट्स इन एंटरटेनमेंट में 98 था। 5-6-7 न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेम्स की इस हरकत की सराहना करते हुए लिखा कि ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रचुर उदारता की क्षमता का प्रदर्शन किया। 7 रेम्स स्ट्रिप्टीज 1996 में चतुर अंगरक्षक शेड ब्रिंगिंग आउट द डेड, 1999 में यीशु की स्तुति करने वाले पैरामेडिक मार्कस की भूमिका में दिखे और मिशन इम्पॉसिबल 2000 में लूथर स्टिकेल की अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने अमेरिकन ट्रेजेडी 2000 में जॉनी कोचरन, जॉन सिंगलटन की फिल्म बेबी बॉय में जोडी की मां के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई। टेलीविजन फिल्म हॉलिडे हार्ट में एक समलैंगिक ड्रैग क्वीन का किरदार निभाया। लिलो एंड स्टिच 2002 और उसके बाद की टीवी सीरीज में कोबरा बबल्स के चरित्र के लिए अपनी आवाज दी और डॉन ऑफ द डेड 2004 और डे ऑफ द डेड 2008 के रीमेक। मार्च 2005 में रैम्स ने यूएसए नेटवर्क केबल चैनल और यूके में ITV4 पर एक नई कोजैक श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाई। गंजा सिर, लॉलीपॉप और हु लव्स यू बेबी कैचफ्रेज बरकरार रहा, लेकिन टेली सावलस अभिनीत मूल से कुछ और नहीं बचा। रेम्स ने वीडियो गेम ड्राइवर 3 में तोबियास जोन्स की भूमिका के लिए आवाज दी थी। लूथर स्टिकेल की अपनी भूमिका को दोहराते हुए रेम्स ने मिशन इम्पॉसिबल 3 2006 में सहअभिनय किया। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011 में एक कैमियो उपस्थिति थी और मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 में प्रमुख भूमिका निभाई, जो क्रमशः मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला में 5वां, 6ठा और 7वां किस्त है। 8 वह टॉम क्रूज के अलावा एकमात्र अभिनेता है जो सभी 7 मिशन असंभव फिल्मों में दिखाई देते हैं। यह घोषणा की गई थी कि एक्वामैन आधारित शो मर्सी रीफ में उनकी भूमिका होगी। रेम्स ने एक समलैंगिक और संभवतः हत्यारा फायर फाइटर की भूमिका निभाई, जो आई नाउ प्रोनाउंस यू चक एंड लैरी में कोठरी से बाहर आता है। वह BET टेलीविजन श्रृंखला अमेरिकन गैंगस्टर का वर्णन करता है। 2008 की फिल्म सेविंग गॉड में उन्होंने एक पूर्व अपराधी की भूमिका निभाई, जो जेल से रिहा होने के बाद एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाता है, जो अपने पिता की पूर्व चर्च मंडली को एक बिगड़ते पड़ोस में ले जाना चाहता है। रैम्स फैंटम पंच में अभिनय करते हैं, जो बॉक्सर सन्नी लिस्टन की बायोपिक है, जिसे सीधे DVD पर रिलीज किया गया है, साथ ही द टूर्नामेंट में भी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे फाइटर की भूमिका निभाई है जो बिना किसी नियम के टूर्नामेंट जीतने के लिए संघर्ष करता है। रेम्स लुडाक्रिस के एल्बम थिएटर ऑफ द माइंड के गाने सदर्न गैंगस्टास में नजर आते हैं। रैपर प्लेयाज सर्किल और रिक रॉस भी इस ट्रैक में शामिल है। उन्होंने एर्नी रेयस जूनियर, UFC लाइटवेट कंटेंडर ग्रे मेनार्ड और रैंडी काउचर के साथ द रेड कैनवस फिल्म की शूटिंग की। 2010 में उन्होंने फिल्म के निर्माता के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें $2 लाख के अनुबंध में से केवल $1,75,000 का भुगतान किया गया था। 2015 में उन्होंने ADT कॉरपोरेशन के लिए विज्ञापनों की एक श्रृंखला फिल्माई। शॉन ऑफ द डेड के पूरा होने पर पेग से सवाल किया गया कि क्या वह हॉलीवुड के लिए ब्रिटिश फिल्म उद्योग को छोड़ देंगे, और उन्होंने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि हम दूर जाकर मिशन इम्पॉसिबल 3 करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, एक काल्पनिक ब्लॉकबस्टर का शीर्षक चुनना। जब बाद में फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 3 बनाई गई, तो पेग इसमें बेंजी डन के रूप में दिखाई दिए, जो एक IMF तकनीशियन है जो टॉम क्रूज के चरित्र एथन हंट की सहायता करता है। उन्होंने 4 और मिशन इम्पॉसिबल सीक्वल फिल्मों में भूमिका को दोहराया है, घोस्ट प्रोटोकॉल 2011, दुष्ट राष्ट्र 2015, फॉलआउट 2018 और डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 और 2025 में मिशन इम्पॉसिबल। एडगर राइट, पेग और निक फ्रॉस्ट 2013 में चित्रित ने 2004 और 2013 के बीच ब्रिटिश कॉमेडी फिल्मों की 3 फ्लेवर्स कॉर्नेटो त्रय पर सहयोग किया। 2006 में उन्होंने डेविड शिमर के साथ बिग नथिंग में गस का किरदार निभाया। 20 उसी वर्ष
पेग और राइट ने अपनी दूसरी फिल्म हॉट फुई पूरी की, जो फरवरी 2007 में रिलीज हुई। यह फिल्म एक पुलिस एक्शन मूवी श्रद्धांजलि है और इसमें निक फ्रॉस्ट भी है, जिसमें पेग निकोलस एंजेल की भूमिका निभाते हैं, जो लंदन के एक पुलिसकर्मी को ग्रामीण सैंडफोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो एक काल्पनिक गांव है जहां भयानक घटनाएं होती है। 21/2007 में पेग ने द गुड नाइट, जेक पाल्ट्रो द्वारा निर्देशित और डेविड शिमर द्वारा निर्देशित रन फैटबॉय रन में अभिनय किया और थांडी न्यूटन और हैंक अजारिया ने सह अभिनय किया। 2008 में उन्होंने पंथ 2006 की एनिमेटेड नॉर्वेजियन फिल्म फ्री जिमी। पेग ने पॉल नामक एक फिल्म की पटकथा लिखी, जो दो युवा पुरुषों के बारे में है, जो अमेरिका भर में एक सड़क यात्रा के दौरान एक हास्यपूर्ण अलौकिक एलियन से मिलते हैं। 22-23 पूरी की गई पटकथा 2008 की ब्रिट लिस्ट में दिखाई दी, जो अमेरिकी ब्लैक लिस्ट से प्रेरित सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित ब्रिटिश पटकथाओं का एक फिल्म उद्योग संकलित सर्वेक्षण है। 24 उन फिल्मों और स्पेस्ट में पेग आमतौर पर मुख्य नायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि फ्रॉस्ट सहायक की भूमिका निभाते हैं। हालांकि पॉल इस गतिशीलता को उलट देता है। 25 फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। 26 मैंने अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी हैट्रिक पूरी कर ली है, डॉक्टर हू, स्टार वार्स और स्टार ट्रेक। पेग बीबीसी के द ग्राहम नॉर्टन शो में बोलते हुए, जनवरी 2018। 27 पेग ने स्टार ट्रेक में इंजीनियर मोंटगोमरी स्कॉटी स्कॉट की भूमिका निभाई। स्टार ट्रेक फिल्म श्रृंखला की 11वीं फिल्म 28 मई 2009 को रिलीज हुई। उन्होंने स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013 और स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016 में भूमिका को दोहराया, बाद वाले का सहलेखन भी किया। 29-30-2010 में वे बर्क एंड हरे में विलियम बर्क के रूप में दिखाई दिए, जो जॉन लैंडिस द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी, जो दो उल्स्टरमैन के बारे में थी जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एडिनबर्ग में कुख्यात हत्यारे और बॉडी स्नेचर थे। उनकी समानता का उपयोग कॉमिक बुक श्रृंखला द बॉयज में वी ह्यूगी के चरित्र के लिए भी किया गया था, जबकि यह पेग की अनुमति के बिना किया गया था। 31 उन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, वॉयज ऑफ द डॉन ट्रीडर में वीर चूहे रिपीचीप को आवाज दी। 32-33 पेग और राइट ने 2013 की अपनी फिल्म द वर्ल्ड्स एंड के साथ 3 फ्लेवर्स कॉर्नेटो 3, पहली दो फिल्में शॉन ऑफ द डेड और हॉट फुई को पूरा किया। 34 जुलाई 2014 में पेग लंदन के O2 एरिना में आयोजित अपने लाइव शो मोंटी पाइथन लाइव मोस्टली के दौरान मोंटी पाइथन के साथ मंच पर दिखाई दिए। वह उनके ब्लैकमेल स्केच में विशेष अतिथि थे। 35 2015 में वह स्टार वार्स द फोर्स अवेकेस में जक्कू के जंकयार्ड डीलर अनकर प्लूट के रूप में दिखाई दिए। 36 पेग ने 2023 के वीडियो गेम हॉगवर्ट्स लीगेसी में प्रोफेसर फिनीस निगेलस ब्लैक की आवाज दी। 37 मई 2023 में पेग का साक्षात्कार लोरेन लावर्ने द्वारा लंबे समय से चल रहे बीबीसी रेडियो कार्यक्रम डेजर्ट आइलैंड डिस्क पर लिया गया था। 38 राजनीतिक विचार और सक्रियता 2014 में पेग ने नारीवादी अभियान हेफौशी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। 39 2016 में पेग ने जेरेमी कॉर्बिन के प्रति सम्मान रखने और यूरोपीय संघ के संबंध में यूरोप के विचारों में ब्रिटेन के मजबूत होने पर विश्वास करने की बात कही थी। 40 2020 में पेग ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें समाज के सबसे धनी लोगों से असमानता से लड़ने में मदद करने के लिए अधिक कर का भुगतान करने का आह्वान किया गया। 41 पेग 2021 से ग्रीनपीस के लिए एक कार्यकर्ता रहे हैं, जो अत्यधिक मछली पकड़ने का विरोध करते हैं और उनके कल के बारे में सोचना बंद न करें अभियान का समर्थन करते हैं। 42-43 व्यक्तिगत जीवन पेग एक नास्तिक है। 44 उन्होंने अपनी लंबे समय की प्रेमिका, संगीत उद्योग की प्रचारक मोरीन मैककेन से 23 जुलाई 2005 को ग्लासगो में शादी की। 45-46 वे एसेंडन, हर्टफोर्डशायर में रहते हैं। 47 निक फ्रॉस्ट उनकी शादी में सबसे अच्छे आदमी थे।
48 इस जोड़े का एक बच्चा है, जिसका जन्म 2009 में हुआ था। 49 पेग कोल्डप्ले के प्रमुख गायक क्रिस मार्टिन के करीबी दोस्त है और कोल्डप्ले के 2010 के एकल क्रिसमस लाइट्स के वीडियो में वायलिन बजाने वाले एल्विस प्रतिरूपणकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। 51 जॉनी बकलैंड के साथ पेग मार्टिन और ग्वेनेथ पाल्ट्रो की बेटी एप्पल के गॉडफादर है। 52 बदले में मार्टिन पेग की बेटी के गॉडफादर है। 53 जुलाई 2018 में ब्रिटिश जीक्यू पत्रिका के साथ एक वीडियो साक्षात्कार में पेग ने कहा कि उनकी बेटी ने ग्लासटनबरी फेस्टिवल में मंच पर कोल्डप्ले के लिए सहायक गायन गाया है। 54 पेग अभिनेता और दोस्त मार्टिन फ्रीमैन के बेटे के गॉडफादर भी है। 55 जुलाई 2018 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में पेग ने अवसाद और शराब की लत के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बात की और बताया कि कैसे पुनर्वास ने उन्हें बाद में इससे उबरने में मदद की। उन्होंने कहा, जब मैं मिशन इम्पॉसिबल 3 देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि मैं तब कहाँ था, जो काफी खोया हुआ, दुखी और शराबी था। मुझे जो हुआ उससे कोई शर्म नहीं है और मुझे लगता है कि अगर किसी को इससे कोई संबंध मिलता है तो यह उन्हें ठीक होने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन मुझे इस पर गर्व भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है, जैसे कि मैं मिस्टर रॉक एंड रोल था, ब्लैकआउट और वह सब बकवास। यह नहीं था, यह सिर्फ भयानक था। 56 मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के निर्माण से कुछ समय पहले पेग ने एक पुनर्वास सुविधा में जांच की। उन्होंने अदालती आदेशों के माध्यम से टैब्लॉयड से अपनी रिकवरी को छुपाया। हालांकि कुछ पत्रकार इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने उनकी मां होने का नाटक करते हुए क्लिनिक को फोन किया। पेग ने शराबी बेनामी बैठकों में भाग लिया और तब से शांत है। साइमन जॉन पेग, जन्म 14 फरवरी 1970, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक है। वे एडगर राइट द्वारा निर्देशित चैनल 4 सिटकॉम स्पेस्ड 1999 से 2001 के सहनिर्माता के रूप में यूके में प्रमुखता में आए। उन्होंने और राइट ने शोन ऑफ द डेड 2004, हॉट फे 2007 और द वर्ल्ड्स एंड 2013 फिल्मों का सहलेखन किया, जिन्हें सामूहिक रूप से 3 फ्लेवर्स कॉर्नेटो ट्रायोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जिनमें से सभी का निर्देशन राइट ने किया और पेग ने निक फ्रॉस्ट के साथ अभिनय किया। पेग और फ्रॉस्ट ने साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म पॉल 2011 भी लिखी और उसमें अभिनय किया। पेग उन कुछ कलाकारों में से एक है जिन्होंने रेडियो टाइम्स द्वारा नेर्डडोम का पवित्र ग्रिल कहे जाने वाले मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने डॉक्टर हू 2005, स्टार ट्रेक में मोंटगोमरी स्कॉटी स्कॉट 2009 से 2016 और स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस 2015 में लोकप्रिय सहायक किरदार निभाए हैं। वह वर्तमान में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज 2006 वर्तमान में बेंजी डन के रूप में अभिनय करते हैं। उन्होंने आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर 2009, आइस एज कोलिशन कोर्स 2016 और द आइस एज एडवेंचर्स ऑफ बक वाइल्ड 2022 में बक की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। साइमन जॉन पेग का जन्म साइमन जॉन बेकिंगम 1-2 के रूप में 14 फरवरी 1970 3 को ब्रॉकवर्थ, ग्लॉस्टरशायर में हुआ था। 4-5 जो गिलियन रोजमेरी नीस्मिथ, एक पूर्व सिविल सेवक, और जॉन हेनरी बेकिंगम, एक जैज संगीतकार और कीबोर्ड विक्रेता के बेटे हैं। 6 जब वह 7 साल के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया और अपनी मां के दोबारा शादी करने के बाद उन्होंने अपने सौतेले पिता का उपनाम पेग अपना लिया। 1-2 उनके भाई माइक, जिन्होंने 2020 की फिल्म द होस्ट 7 में अभिनय किया, अभी भी बेकिंगम को अपने उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं। उन्होंने कैसल हिल प्राइमरी स्कूल 8, ब्रॉकवर्थ कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल 8 और द किंग्स स्कूल, ग्लूसेस्टर में पढ़ाई की। 9 पेग 16 साल की उम्र में वारविकशायर के स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन चले गए और स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और थिएटर की पढ़ाई की। 10 उन्होंने 1991 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में बीए की डिग्री हासिल की। 3 अपने स्नातक थीसिस का शीर्षक 1970 के दशक के लोकप्रिय सिनेमा और हेगमोनिक प्रवचनों का मार्क्सवादी अवलोकन रखा।
दो वहां रहते हुए, उन्होंने डेविड वॉलियम्स, डोमिनिक डायमंड और जेसन ब्रैडबरी के साथ डेविड इके एंड द ऑर्फन्स ऑफ जीसस नामक एक कॉमेडी मंडली के सदस्य के रूप में प्रदर्शन किया। 8 जब मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां मैंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन का अध्ययन किया, तो मैं स्टैंड अप में चला गया क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज थी जिसका मुझे आनंद आता था, लेकिन यह भी क्योंकि इसने मुझे एक निश्चित स्वायत्तता प्रदान की जो मुझे नहीं मिलती अगर मैं एक अभिनेता के रूप में बैठकर फोन बजने का इंतजार करता। फिर मैं स्टैंड अप करके कॉमेडी अभिनय में आ गया, और यह कुछ ऐसा था जिसका मुझे वास्तव में आनंद आया। लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो मैं करना चाहता था। एक समय था जब मैं छोटा था और मैं सिर्फ रॉयल शेक्सपियर थिएटर में रहना चाहता था। 11 आजीविका। पेग, न्यूयॉर्क शहर में, जुलाई 2008। टीवी सीरीज और फिल्मों में पेग की शुरुआती प्रस्तुतियों में 6 पेयर्स ऑफ पेंट्स, मेरिडियन एंड एंग्लिया, 1995, 12, 13, 14, 15, एसाइलम, फेथ इन द फ्यूचर, बिग ट्रेन और हिप्पीज शामिल है। 1998 और 2004 के बीच, पेग को नियमित रूप से BBC रेडियो 4 के द 99 चैलेंज में दिखाया गया था। पेग की अन्य उपलब्धियों में द्वितीय विश्व युद्ध की मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स, टेलीविजन कॉमेडी ब्लैक बुक्स, ब्रास आई और आई एम एलन पार्ट्रिज, और फिल्में द पैरोल ऑफिसर, 24 ओवर पार्टी पीपल और गेस्ट हाउस पैराडिसो शामिल है। उन्होंने स्टीव कूगन के 1998 के लाइव स्टेज शो द मैन हू थिंक्स हीज इट के दौरे के दौरान विभिन्न भूमिकाएं निभाई। 8 अप्रैल 2009 में स्टार ट्रेक के प्रीमियर पर पेग। 1999 में, उन्होंने जेसिका स्टीवेंसन के साथ चैनल 4 सिटकॉम स्पेस बनाया और उसका सहलेखन किया। श्रृंखला का निर्देशन एडगर राइट ने किया था, जिनके साथ पेग और स्टीवेंसन ने पहले असाइलम में काम किया था, और पेग ने माइक वाट का चरित्र विशेष रूप से अपने दोस्त निक फ्रॉस्ट के लिए लिखा था। 8 इस श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए, पेग को सर्वश्रेष्ठ पुरुष हास्य नवागंतुक के रूप में ब्रिटिश कॉमेडी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 16 जॉम्बी को दर्शाने वाले स्पेस्ड फंतासी अनुक्रम को बनाने के अनुभव के कारण पेग और राइट ने रोमांटिक जॉम्बी कॉमेडी फिल्म शॉन ऑफ द डेड का सहलेखन किया, जो अप्रैल 2004 में रिलीज हुई, जिसमें पेग ने भी अभिनय किया था। 8 जॉर्ज ए रोमेरो के निमंत्रण पर डेंजर 50,000 जॉम्बीज नामक फिल्म में उन्होंने डॉ फेल नामक जॉम्बी शिकारी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश कॉमिक 2000 के चरित्र पर आधारित बिग फिनिश प्रोडक्शंस ऑडियो नाटकों की एक श्रृंखला में उत्परिवर्ती इनाम शिकारी जॉनी अल्फा, स्ट्रोंटियम डॉग की भूमिका निभाई। पेग बिग फिनिश प्रोडक्शंस की डॉक्टर हू ऑडियो स्टोरी इन्वेडर्स फ्रॉम मार्स में डॉन चेनी के रूप में भी दिखाई दिए, और डॉक्टर हू टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जहां उन्होंने 2005 के एपिसोड द लॉन्ग गेम में संपादक की भूमिका निभाई। 17 उन्होंने मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज डॉक्टर हू कॉन्फिडेंशियल की पहली सीरीज का भी वर्णन किया। दोस्तों ये टोक्यो के अंदर रिलीज़ की गई थी 5 मई को, और 23 मई को इंडिया के अंदर भी ये रिलीज़ कर दी गई है। बजट की बात की जाए तो लगभग 300 से 400 मिलियन का भारी भरकम इस मूवी का बजट था, और हिट ये मूवी रहने वाली है जिस हिसाब से लोगों में इसका क्रेज है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बता दी है। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।